अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, 3.5 बरस बाद हुकूमत के इस्लाहात के दावे कहां खड़े हैं। बात करेंगे एहतसाब, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, मौशी और ज़रूरी इस्लाहात के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया है और उसके साथ साथ यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद खाद का बहरान क्यों पैदा हुआ। बात करेंगे कप्तान को अपने ही खिलाड़ियों के बाइस किन चैलेंजेस का सामना है, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और 3.5 साल में पीटीआई की हुकूमत क्या कर पाई है और अगले इंतखाबात में पीटीआई क्या ऐसी चीजें हैं जो लेकर जाएगी अवाम के सामने, उससे बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी होंगे, उनसे पूछेंगे। नाजरीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत किए जाने पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब की अहलिया के खिलाफ मुहिम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अटॉर्नी जनरल के वजीर आजम की अहलिया के खिलाफ मुहिम पर बहुत अहम दलाइल सामने आए हैं। क्या दलाइल सामने आए हैं प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की इमदाद का सिलसिला जारी है और खुराक के हवाले से बात हो, अद्वियात के हवाले से बात हो, तिब्बी सहूलियात के हवाले से बात हो या तालीम के शोबे से बात हो, पाकिस्तान की जानिब से हर लिहाज से मदद की जा रही है। और अब तो अफगानिस्तान के हक में अमरीका से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स भी अफगानिस्तान से मुतालिक जो बाइडेन इंतजामिया के रवैये पर बोल चुके हैं। क्या ट्वीट उन्होंने की है आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और इस वक्त की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान से पेश है प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान, सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच और हमें डीएसएनजी के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब भी। अदील, जितनी देर में मिस्टर ज्वाइन करते हैं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3.5 साल हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम रह गए, राउंड अबाउट 17.5 महीने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रह चुके हैं। क्या समझते हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत दावे करके इलेक्शन जीती थी, चाहे वो इस्लाहात की बात हो या चाहे वो एहतसाब की बात हो, कहां पर खड़ी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले जो दावे किए थे वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा हो गया है कि उनमें से बहुत सी चीजें गैर हकीकी थी, इस तरह से नहीं हुआ करता। जो कहा जा रहा था कि 90 दिन में या पहले 100 दिनों में इनकलाब आ जाएगा, बाहर से रकूम आ जाएंगी, लूटी हुई रकम नहीं आई। अब जिस मद में वो आ रही है उसको अपने क्रेडिट में डाला जा रहा है, लेकिन जो करप्ट लोग रकम लूट कर बैरून मुल्क लेकर गए थे वो रकम नहीं आई। अगर हम बात करें मुआशी इस्लाहात, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी इस्लाहात के हवाले से है। मुआशी मामले में इस्लाहात बहुत सी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इस्लाहात हुई हैं, रिफॉर्म्स नजर आ रही हैं, चीजें ट्रैक पर जा रही हैं, लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जी महंगाई में फिर इजाफा क्यों हो रहा है, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा क्यों हो रहा है। अब इंटरनेशनल जो मार्केट का इंपैक्ट अपनी जगह, लेकिन अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो मुआशी मैदान में रिफॉर्म्स नजर आती हैं। जो ऑटोमेशन हो रही है टैक्स के हवाले से हो रही है, जो पीओएस की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, अब ग्रॉस रूट लेवल पर चीजों की डॉक्यूमेंटेशन का मामला, ये रिफॉर्म्स ही हैं। अब इनके असरात आप बोलें कि 70 बरसों में नलायकियों, नाकामियों और कोताहियों को आप 3 साल में दुरुस्त कर दें, लेकिन मैं समझता हूं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी जिम्मेदार है, जिसने हाइप इतनी क्रिएट कर दी थी और वो इन्हें मालूम हो गया है कि वो 3 साल में बल्कि 5 साल में भी शायद कर लें तो बड़ी बात है, जो कि नजर नहीं आता। जवाब की यहां थी, डिलीवर उस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। जी, नहीं कर सकी जो इन्होंने वादे किए थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लाहात नहीं हुई, इस्लाहात हुई हैं। अब से थोड़ी देर पहले की बात है कि ये इस बात पे इत्तफाक कर लिया गया है कि जो फौजदारी कवानीन में तरामीम के हवाले से इस मामले को आगे पार्लियामान में लाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हैं। लेकिन ये आम आदमी, हालांकि ये आम आदमी के इंटरेस्ट से मुतल्लिक है, उनके मफादात से मुतल्लिक है, आम आदमी को अफेक्ट करने से मुतल्लिक है, और लेकिन मसला वही है कि ये सियासी मामला चूंकि नहीं है, इसलिए आपको ये टीवी स्क्रीन पर उस तरह से नजर नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स जो होने जा रही हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं उस तरह से हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी वो इतनी ताकतवर है
कि ऐवान इक़्तिदार में बैठकर भी आपने जो रिफॉर्म्स करने का कहा है, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को कहा है जिनसे मुतल्लिक आपने रिफॉर्म्स करनी है, तो वो रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रही। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के ऊपर टाइम दिया। सबसे पहले सर, एक ह्यूज अचीवमेंट, आज तो हम वो चीजें डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो नहीं कर सकी, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ रिकग्नाइज करवाना चाहूंगी, वसाइल की बात करें तो वो बहुत कम है, मसाइल बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। लेकिन एक जो अच्छी न्यूज आज जो मैं देख रही थी और मैं जरूर चाहूंगी कि मैं शेयर करूं अवाम के साथ, जो टारगेट था हमारा 2021-22 का कि हमने कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो टारगेट था हमारा 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स का, लेकिन हम इस वक्त 2 साल में अगर हम इसका 6 मंथ्स का भी चेक करें तो हमने उसमें से 6 ट्रिलियन अचीव भी कर लिया है। तो सबसे पहले तो ह्यूज अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन स्टिल अगर हम टैक्सेस की बात करें तो हर बंदा टैक्स नहीं दे रहा। वजीर आजम ये कह रहे हैं कि हम हर बंदे को टैक्स नेट में लाएंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं 22 करोड़ आवाम में से 20 लाख टैक्स दे रहे हैं, जिसमें से 7 लाख जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आधे हैं जो वो कहते हैं कि हमारी इनकम ही निल है। लेकिन हम हर किसी को टैक्स नेट में किस तरह से ला सकते हैं? देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये कि हम इस साल को 6,300 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। पहली चीज तो ये हुई कि वजीर आजम वो टैक्स इकट्ठा करने की या टैक्स का नाम यू कैन से कि वो लेते हैं, फखर से लेते हैं या उसकी कम्युनिकेशन करते हैं, बताते हैं। नॉर्मली ये है कि पुरानी गवर्नमेंटें टैक्स को एक जुर्म समझती थी कि जैसे कोई जुर्माना लेना है, ये चोरी करनी है किसी की, टैक्स का नाम नहीं लेती थी, बड़े डिफेंसिव होते थे। सो ये जो आपका जब बड़ा आदमी या एक पॉपुलर आदमी बात करता है तो उसकी जो लैंग्वेज है लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी कहते थे कि मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया करूँगा, और PTI के जो वर्कर थे या आपका लीडर्स थे वो उसी वक्त से वो दिलेरी से कहना शुरू किया कि हम टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, हैव से लेंगे, हैव नॉट्स पे लगाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 700 रुपये टैक्स बढ़ा और इस साल 1,300 अरब रुपये टैक्स बढ़ने जा रहा है। अभी तक हम अपने टारगेट से आगे जा रहे हैं। सो इसमें सबसे पहले तो जो इसमें परफॉर्मेंस की बात है, हम पे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। हम कहते हैं कि अगर एक साल में आपका 36% टैक्स बढ़ जाए तो कौन सी ऐसे पागल लोग हैं या इकोनॉमी है या बिजनेस है कि जहां पे लोगों की इनकम कम हो जाए और टैक्स बढ़ जाए। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये किसी जगह भी आप कह लें कि कोई जेल में डाल के तो टैक्स नहीं लिया जा रहा, किसी को छीना नहीं जा रहा, किसी के घर पे छापे नहीं है, रेड नहीं है। ये रूटीन का जो प्रोसेस है उसमें 1,300 रुपये टैक्स आता है। तो इट मीन्स कि यहाँ की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। और फिर दूसरी बात, उसमें टैक्स की जो शक्लें जितनी भी हैं, वो ड्यूटी की शक्ल में हो, सेल टैक्स की शक्ल में हो, लेवी की शक्ल में हो, वो आप कह लें इनकम टैक्स की शक्ल में हो, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, हर तरह का टैक्स जो है वो बड़ा है। दूसरा साथ ही फिर ये भी नजर आता है आपको कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, फिर आपके उसके साथ ही रिलेटेड है कि बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़े हैं, फिर आपकी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में उनका प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 59% बढ़ा। सो इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे शो करते हैं कि ये हुकूमत जो है परफॉर्म कर रही है। ज़राअत में 7 में से 6 फसलें जो हैं उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, और जो 7वीं थी कमाद उसकी सेकंड लार्जेस्ट पैदावार हुई। सो हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम इसकी बात करें, यू कैन से कि ज़राअत की बात करें, हम सर्विसेज की बात करें, हम फॉरेन रेमिटेंस की बात करें, हम एक्सपोर्ट की बात करें, हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, हर हवाले से इस गवर्नमेंट में परफॉर्म किया है, डेफिनेटली किया है। और वो रिफॉर्म्स के बयान नहीं किया। लेकिन जो अदील बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे आप कह लें कि जो आम आदमी का मामला है वो मीडिया पे नहीं आता, वो मीडिया पे नहीं आता, लिहाजा आप कह लें कि वो रिपोर्ट नहीं होता। तो सियासी मामला ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। यहाँ शाम को बैठ के स्पेकुलेशन पे बात हो रही होती है, परफॉर्मेंस का हमसे पूछता नहीं है कोई। अगर हम परफॉर्मेंस बताने लगते हैं, ये देखें परफॉर्मेंस बताने लगते हैं तो लोग हमें कहते हैं जी आप क्यों बात करते हैं जी, आप लोगों को फिगर ना बताएं जी, आप फिगर को से आम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। भाई देखो,
इकोनॉमी को फिगर के बगैर बयान करना ऐसे ही जैसे जिससे बड़ी जहालत हो नहीं सकती। स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, बेड़ा गर्क हो गया, बैठ गई, कुछ नहीं रहा, ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह तो कोई अनपढ़ आदमी बात करता है। मैंने अगर इकोनॉमी के बताना है तो कितने परसेंट जीडीपी ग्रोथ हुई है, मैंने ये बताना है कि इतने परसेंट टैक्स बढ़ा है, इतने परसेंट एक्सपोर्ट बढ़ी है। अगर मशीनरी आई है तो $6 अरब की अगर मशीनरी आई है 6 महीनों में, यू कैन से टेक्सटाइल मशीनरी आई है या माइनिंग की आई है, कंस्ट्रक्शन की आई है, तो ये फिगर है। उसी से मैं बताऊंगा कि भाई लोगों को होप होगी कि भाई अगर एक साल में $6 अरब की मशीनरी ज्यादा आई है तो इसका मतलब है कोई, इस बात का मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि मुआशी मैदान में रिफॉर्म्स हुई हैं, वो नहीं है। वो अलग बात है कि जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस का इंपैक्ट है उसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। लेकिन अगर हम एहतसाब की बात करें तो वजीर आजम खुद ये कहते हैं कि हम एहतसाब में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात करें, मैंने भी वजीर आजम साहब से एक दफा इंटरेक्शन का मौका मिला तो उनसे यही सवाल किया ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के हवाले से, वो रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रही। आपको लाया गया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के हवाले से, आपने माशाल्लाह इस पर बड़ा काम भी किया, लेकिन आपको फिर सियासत वाली जानिब भी जाना पड़ गया। अब वो गैप नजर आता है। अब इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है लेकिन यूरिया मिल ही नहीं रही, जो किसान है उनकी कतारें लगी हुई हैं, तो ये परसेप्शन भी तो ठीक करनी है। देखिए इसमें जो आप कह लें ये जो है ना इसका इकोनॉमिक साइकिल, ये पिछले 20 साल में अगर देखें तो बूम बस्ट बूम बस्ट बूम बस्ट बूम बस्ट 4 साइकिल ऐसे होते हैं कि जब आपकी बूम आता है इकोनॉमी में, फिर अल्टीमेटली जाकर बस्ट होता है, बूम होता है, बस्ट होता है। अच्छा, सो जब भी इकोनॉमी में बूम आता है या कोई बड़ी पेंडेमिक आ जाए तो ये सप्लाई साइड से या आप कह लें मॉनेटरी पॉलिसी से या आप कह लें इकोनॉमी की ज्यादा तरक्की से आपकी सप्लाई शार्ट होती है। जो ही शार्ट होती है उसी वक्त आपकी फूड जो है महंगी होती है। फूड महंगी होने के साथ, फूड महंगे होने का बाई प्रोडक्ट है, रिजल्ट है कि आपके इनपुट्स महंगे हो जाते हैं। मसलन जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये दुनिया में जितनी प्रोडक्शन है, 2800 मिलियन टन की प्रोडक्शन आपकी ग्रेन की है, 400 मिलियन टन आपकी ऑयल सीड की है, 1800 मिलियन टन आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की है। ये तकरीबन 1 किलो खाद से 30 किलो प्रोडक्शन होती है। जो ही आपकी लोगों के पास पैसे बढ़ते हैं तो उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। कंजम्पशन बढ़ती है तो खुराक कम होती है, तो खुराक महंगी होती है, तो उसके साथ ही खाद ज़्यादा डलना शुरू हो जाती है और खाद महंगी हो जाती है। अब 4 जो साइकिल आए हैं पिछले 20 साल में, चारों साइकिल में खाद महंगी, मतलब यूरिया नॉर्मली $300 की बिकती है पर टन, इस वक्त $1000 की है। डीएपी तकरीबन 300-350 की होती है, आजकल 950 है। पाकिस्तान में भी इस साल 5.1% खाद ज्यादा, आफ्टेक जो खाद का वो 63 लाख टन हुआ है, जो हिस्टोरिकल है। पिछले 2021 के 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 63 लाख टन खाद हमने बनाई, आफ्टेक हुआ है उसका, और ये रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी 60 लाख से ऊपर नहीं हुई। अब इसके बावजूद खाद की डेफिशिएंसी है। वजह यह है कि खाद लोग डालना ज्यादा चाहते हैं, लोगों की इनकम बड़ी है। जो गंदम वो बेचते थे 1100 रुपए की, इस साल बिकी वो 2000 रुपए की, 1800 रुपए की, 1900 की, 2000 की बिकी। इसी तरह उनकी जो आप कह रहे फुट्टी, जिसे कॉटन कहते हैं, फुट्टी जो बेचते थे 3000 की, 4000 की, इस साल बिकी 6000 की और 7000 की। उनको प्रॉफिट इतना है कि वो यूज ज्यादा करना चाहते हैं, किया उन्होंने की है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मैच नहीं कर सके। हमें इसका अंदाजा हो गया था हम, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से मिली नहीं। कहीं से हम पूरी दुनिया में कोशिश की कि खाद मिले, लेकिन जितने बड़े इसके एक्सपोर्टर हैं, यू कैन से अमेरिका है, रशिया है और चाइना, जो ही आप कह लें फूड सिक्योरिटी का इशू आता है तो सारे मुल्क ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और पहले वो फूड की एक्सपोर्ट रोकते हैं, फिर उसके बाद खाद की एक्सपोर्ट रोकते हैं। खाद की एक्सपोर्ट रोकी तो हम बाहर से भी मैनेज नहीं कर सके। इस वक्त सच्ची बात है कि हम खाद ज्यादा देने के बावजूद हमें अनकंफर्टेबल हैं और सोसाइटी भी अनकंफर्टेबल हुई है। कुछ लोगों को उसकी ओवर प्राइसिंग करनी पड़ी है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान परेशान है। खुद मीटिंग ली उन्होंने, आज भी मीटिंग खुद ले रहे थे, और मैं उनके बिहाफ पे पूरी कौम से सच्ची बात है माजरत करते हैं कि हमने आपको अच्छे रेट दिए, हमने आपको सस्ती खाद दी। दुनिया में खाद 10,000 की यूरिया बिकती है, हमने आपको 1800 की दी, लेकिन जहां कहीं आपको 2100 की 2200 की लेनी पड़ी, कहीं लाइन में लगना पड़ा, कहीं इनकन्वीनियंस हुई, हम आपसे माजरत खाएं। आइंदा ये नहीं होगा। अगले साल हमारा टारगेट यह है कि हम 6.5 मिलियन टन लोकल पैदा करेंगे और 3 लाख टन 4 लाख टन जितनी भी बाहर से हमें मंगवानी पड़ी, हम रिजर्व इसके बिल्ड करके रखेंगे कि हमारे किसान को कभी दोबारा खाद के लिए
ये लाइनों में ना लगना पड़े, 1 रुपया भी ऊपर ना देना पड़े। चीमा साहब, ये तो चले फेयर बात है, आपने माजरत भी की, आपने तस्तक इश्यूज थे। 2 चीजें हैं, एक तो ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि खाद जो नहीं मिली उसकी वजह से हमारी जो गंदम की प्रोडक्शन है वो पैदावार जो है वो कम हो सकती है और हमें किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, एक तो इस हवाले से आप बताएं। और दूसरा ये जो एक किसानों का इल्जाम है कि जनाब ये नहीं है कि खाद मौजूद नहीं थी, खाद मौजूद थी, उसको ब्लैक में बेचा जा रहा था। ये जो आपका इंतजामी तौर पर कमजोरियां थी, जो वहां पर ब्यूरोक्रेसी की करप्शन थी, जो मुकमुका था, जो लूट मार थी, जो बद इंतजामी थी, उसको वो ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इन 2 चीजों पर क्या कहेंगे आप? बेसिकली देखें, यहाँ पे एक तो होता है आपका जो यू कैन से डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट होता है। डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट जो है या ऑफिशियल सेगमेंट है, उसे पकड़ना आसान होता है। आपके पास डीलर है, डीलर को की शॉप पे खाद महंगी ना मिले, ये मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर डीलर की शॉप से उठ के किसी बड़े जमींदार के डेरे पे चली जाए, कहीं चोरी की वाली जगह पे चली जाए, कहीं शुगर मिल में चली जाए, वहां जाके महंगी बिक रही हो, वहां जाके आप कह लें कि पीछे रख के को बेच रहा हो, छुपा के बेच रहा हो, तो ये एक ऐसी चीज है कि पूरी सोसाइटी चोरी में इन्वॉल्व हो जाए तो पूरी सोसाइटी को, आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो या ज़राअत की मैनेजमेंट हो या गवर्नमेंट हो, पूरी सोसाइटी अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक जुर्म में शामिल हो जाए छोटे मोटे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारा बिजनेसमैन जो है या हम अपॉर्चुनिटी इस मामले में बहुत ज्यादा हैं कि हम मजबूरी से फायदा उठाने। इस वक्त खाद जो है तकरीबन 1/3 खाद ऐसी है या आप 40% जो सही रेट पे मिल रही है, 60% ऐसी है जो सही रेट से 300-400 रुपए ऊपर मिल रही है। और उसमें बड़े बड़े अजीब लोग शामिल हैं, उसमें शुगर मिलों के बाद लोग शामिल है, टेक्सटाइल वाले शामिल है, इसमें फ्लोर मिल वाले शामिल है, इसमें जिनिंग मिल वाले शामिल है, इसमें लोकल वर्कर बाद जगह पे पार्टियों के आपके लिए शामिल है, चौधरी शामिल है, वो छुपा के बेचते हैं। सो मैं मैनेजमेंट के लोग हैं। सो इसमें इतने लोग शामिल हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये मतलब इस कौम के एथिक्स को हुआ क्या है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने बताया कि बम्पर क्रॉप हुई है, करप्शन का भी एक फैक्टर बीच में कहीं ना कहीं था, और भी फैक्टर्स आपने गिनवाए, लेकिन एक और बहुत बड़ा अहम फैक्टर है इस मामले में, वो है हमारी आबादी कंट्रोल में नहीं है। आबादी की एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज्यादा हो रही है कि जो चीजें हमारी अगर बम्पर क्रॉप में भी आ रही हैं तो वो आगे रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रही हैं। तो क्या आपकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई प्रोग्राम किया है? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं अगर ओपनली कहूं तो मैं समझता हूं मुझे इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको उठाते रहे। मैं रात को शाम पे स्पेकुलेशन होती है टीवी पे, कभी इस पर बात नहीं हुई। ये 48,40,000 मूंग नए पैदा होते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो होते हैं जो हमें सबसे प्यारे होते हैं। वो हमारा पोता होता है, बेटा होता है, बेटी होती है, निवासा होता है, जिसको सबसे प्रायोरिटी पे हमने फीड करना है। 48,40,000 जो लोग बढ़ते हैं, इनको फीड करना इस मुल्क की जमीन के लिए, इस मुल्क के पानी के लिए, 141 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसके लिए ये आसान नहीं है, मुश्किल काम है। लिहाजा पिछले साल हमारी 2 मिलियन टन गंदम ज्यादा पैदा हुई, फिर भी मतलब आप कह लें कि हम यू कैन से कि एक्सेस नहीं कर सके। इस साल हम तवक्को करते हैं कि बम्पर क्रॉप गंदम की पैदा होगी, हम 29 मिलियन टन पैदा करेंगे। 29 मिलियन टन दुनिया के चंद ममालिक, 3-4 मुल्क जितनी पैदा करते हैं, इसके बावजूद हम आप कह लेंगे हार्डली पूरी करेंगे अपनी। दूसरा हमारा बॉर्डर पोरस है, फिर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो अफगानिस्तान के लिए जो गंदम खरीदते हैं वो हमसे खरीदते हैं। अगर हम ना दें तो वहां पे एक क्राइसिस है, ह्यूमन क्राइसिस है। सो हमें अपने पोरस बॉर्डर का भी ख्याल करना है, और अपना जो 48 लाख लोग बढ़ते हैं इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को, जहां पे मैं समझता हूं गवर्नमेंट ने कम तवज्जो दी है वो ये है। और ये शुरू हुआ ज़ियाउल हक साहब के दौर में कि एक ऐसा है कि मजहबी तबका कह लें या एक ऐसा एक तबका आया कि जिसने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी उनको अनटचेबल कर दिया, उस पर डिस्कस नहीं हुआ और वो टच नहीं हुई। लिहाजा वो एरियाज पीछे रह गए। उसमें आबादी एक पहला सेगमेंट है। मैं समझता हूँ ये मुल्क जो है, इस मुल्क का जो पानी है, इस मुल्क की जो स्पेस है, ये कोई 40 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, ये कोई 35 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, ये तो 15-16 करोड़ लोगों के लिए थी। 6-7 करोड़ हम पहले ही ज्यादा हो चुके हैं। हमें इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। मेरी गवर्नमेंट को भी और मीडिया को भी और सिविल सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करें। आप बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मैं भी कैबिनेट में बात करता हूं डेफिनेटली। ये एक मैं समझता हूं कि ओवरलुक सेगमेंट है। ये हुआ 1979 के बाद, या भुट्टो साहब ने खैर काम शम किया नहीं, पहले अयूब खान के दौर में काम होता था, या खान के दौर में मैं खुद देखता रहा हूँ गाँव में। 1970 में गाँव में गाड़ियाँ जाती थी, उसके बाद हमने कहीं किसी गाँव में गाड़ी नहीं देखी कि ये बहबूद आबादी वालों की। ये बड़ा ही राइटली पॉइंट आउट। जमशेद इकबाल चीमा साहब, किसान कार्ड कहाँ पहुंचा? वो किसान कार्ड का अनाउंसमेंट की थी आपने, बड़ी रिफॉर्म्स का दावा किया था। अब आप क्या ये जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इसको देख रहे हैं, या आप भी वो जो
इनकंसिस्टेंसी थी जो पॉलिसियों में, उसका शिकार हो गए हैं? नहीं, इनकंसिस्टेंसी तो आई कि जब मैं रिजाइन करके आया तो उसमें इनकंसिस्टेंसी किसी हद तक कह लें ये ओवरलुक हुआ, लेकिन इट वाज नॉट कि हमारी कोई टेस्ट उसमें नहीं है, वो काम उसमें हो रहा है, शायद उसको उस स्पीड से नहीं हुआ। इसमें 2-3 इसमें बड़े हाई टिकट आइटम हैं। एक है आपका ब्रीड इंप्रूव करना, लाइफ स्टॉक की ब्रीड इंप्रूव करना। बेसिकली ये कोई यू कैन से कि ऑलमोस्ट ये कोई $20 बिलियन, $20 बिलियन का टिकट आइटम है कि हम $20-25 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, $20-25 बिलियन की हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो ये एक बड़ा अर्जेंट करने वाला काम था, थोड़ा सा वो आपके लिए अभी वो फाइनल हुआ है, अभी अप्रूव हुआ। दूसरा है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को इंप्रूव करना। तीसरा आपने जो बात की कि जो यू कैन से कि ये जो सब्सिडी का मामला है, हमारी हुकूमत सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रही है तारीख में, 682 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। नवाज शरीफ साहब के दौर में 200 अरब से कभी नहीं बढ़ी है। फिर एहसास प्रोग्राम में अगर मिलाए तो दोनों तरह मिला के हमको 900 अरब रुपए के लगभग सब्सिडी। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि ये सब्सिडीज आप दे कैसे रहे हैं? ये कर्जे लेके सब्सिडीज दे रहे हैं। ये तो शरीफ खानदान भी कर रहा था, ये तो पीपल्स पार्टी भी कर रही थी, आप नया क्या कर रहे हैं? देखें, कर्जे तो आप कह लें कि इस मुल्क की किस्मत अब लिखे गए कि जब कर्जा उतारने के लिए भी आपने कर्जा लेना है। ये जो आपका अगला फोरकास्ट है आपके कर्जों की, ये तो किसी जगह रुकती हुई नजर नहीं आ रही। आपका खसारे का बजट है और आपने जो डेवलपमेंट करनी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, वो उसके लिए लेने पड़ेंगे आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बहुत डिले नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ राइटली यूज होना जरूरी है, राइटली उनका यूज होना जरूरी है। दूसरा ये कि आपकी डेट टू पेमेंट जो आपके लिए कैपेसिटी है वो उसके अंदर रहे। सो हमने पिछले साल 87% थी हमारी, आप कह लें कि डेट टू जीडीपी जो रेशो थी 87 से पिछले साल 83 पे आए हैं। हम कर्जे कम ले रहे हैं, लेकिन जो लिए हुए हैं उसका सावरन गारंटी जब स्टेट देती है तो सावरन गारंटी दी हुई जो है उसके कर्जे देने पड़ते हैं। मैं इस यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ के अगेंस्ट कैंपेन चल रही थी तो मैं बड़ा ही इसमें आप कह लें कि जमहूरियत के हम चैंपियन हैं, हम जमहूरियत को बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं उस वक्त ये आपका मीडिया नया आज़ाद हुआ था, बड़ा वाइब्रेंट रोल प्ले कर रहा था, तो आई वॉज हाईली मोटिवेटेड कि मीडिया, फिर वकील, ये सिविल सोसाइटी का अहम पार्ट हैं वो, और यू कैन से कि अदालत भी चूँकि उसने स्टैंड लिया, तो हमें ये तीनों बेसिकली पिलर, चौथा हो गया फिर पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम कह रहे थे कि हम सोसाइटी ने जो सोसाइटी मकरूज थी जमहूरी कदरों के हवाले से, ये 3 ऐसे तबके, 4 तबके ऐसे आए हैं जो वाइब्रेंट हुए हैं, जिनकी कमिटमेंट जमहूरियत से बढ़ी है। और यहाँ पे जमहूरियत जब बढ़ेगी, और जमहूरियत हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है, ये कभी नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ये कहीं भी नेपोटिज्म का शिकार नहीं होती, कहीं मेरिट से हटके नहीं चलती। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर दूसरा ये था कि जी ये साफी है, ये पढ़ा लिखा बहुत है, पढ़ा लिखा है तो ये सोसाइटी को गाइड करेगा, लीड करेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि अनपढ़ जो सियासतदान है, अनपढ़ सियासतदान के इन्फ्लुएंस में चला गया पढ़ा लिखा साफी। आज जब मैं देखता हूं कि किसी साफी के मुंह से सुनता हूं कि वो खाता है तो लगाता भी है, तो ये अगर किसी ने साफी ने या साफत ने एज ए ओवरऑल या बाय एंड लार्ज एक बड़े चंक ने, बड़े हिस्से ने अगर ये बयानिया बाय किया है, तो मैं समझता हूँ सियासतदान फिर इनसे बहुत आगे है। कि अगर एक बंदा गैर जमहूरी और गैर आईनी जो या गैर इखलाकी जो है, इमोरल जो चीज है, इतनी ऑब्वियसली, इतनी नूड वे में वो अपनी मनवा जाता है एक ऐसे तबके को कि जिसने सोसाइटी को गाइड करना है, सोसाइटी को एजुकेट करना है, तो इसका मतलब है कि साफी की तरबियत में कहीं कमी है या सियासतदान की तरबियत में कोई ऐसी चीज शामिल है कि उसने इतने एक रांग या इतने ग्रासली रांग चीज को भी मनवा लिया और वो आगे लेके चल पड़ा, और उसका जो नैरेटिव है सोसाइटी में फैलाने के लिए उसका पैगाम बर बन गया। साहब, अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने करनी है, चाहे वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की हो या एहतसाब की हो या मुआशी मैदान से हो। आप ब्रेक का टाइम के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा, अभी पूरी कॉन्वर्सेशन हमने सुनी चीमा साहब की,
कुछ चीजों पे वो माजरत भी हैं कि हमें करनी चाहिए थी, हम नहीं कर सके, या हमें बहुत सारी चीजें ऐसे जिन पे कॉन्सेंट्रेट अभी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप क्या समझते हैं, अगर ओवरऑल मैं बात करूं, खासकर एहतसाब की या रिफॉर्म्स की बात करूं, जो एक मेन एजेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वो इख्तिदार में आई, तो आप क्या समझते हैं उस वक्त और आज के वक्त में कितना डिफरेंस है, कहां पर खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं तो इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं और प्रोग्राम में बात भी कर चुका हूं आपके साथ कि जो चाहे वो पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, वो इमरान खान के बस की बात ही नहीं है। और उन रिफॉर्म्स के ना होने की वजह इमरान खान नहीं है, उनके ना होने की वजह ये निज़ाम है। इस निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं जो इतने ताकतवर हैं, जो माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकते। आप रिफॉर्म्स करने लगते हैं, इत्तेहादी नाराज हो जाते हैं, किसी न किसी कोई ना कोई दरमियान में आपके अपनी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं। मीडिया के हवाले से आप PMDA लेके आ रहे थे, आपके अपने वजीर आपके खिलाफ खड़े हो गए, फवाद चौधरी के खिलाफ आधे वजीर खड़े हो गए। ये फवाद चौधरी क्या कर रहे हैं? इस निज़ाम के अंदर ये मसाइल हैं कि इसके बेनिफिशरीज इस निज़ाम को तब्दील नहीं होने देते। बहुत सारी इस्लाहात करने की कोशिश की, इमरान खान नहीं कर सके। आप देख लें, जिस तरफ आप देखते हैं उसी तरफ माफिया स्ट्रॉन्ग है। बड़ा एक टाइम चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। अलबत्ता जो चीमा साहब ने जो बात कही कि आप एक्सपोर्ट्स देखें या टैक्स कलेक्शन देखें, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन आम बंदा कैसे डिसाइड करता है कि मुझसे ठीक है या गलत है? जब वो बाजार जाता है, देखें, जब वो बिजली का बिल पे करता है, जब वो गैस का बिल पे करता है, तो यहाँ पे तो इस वक्त बड़ी बुरे हालात हैं। और खासतौर पे उन लोगों के जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो तो उनके तो बहुत बुरे हालात हैं। अगर चीमा साहब हमारे साथ आ गए हैं तो उनसे ये बात जो है वो जी चीमा साहब ये जरूर बताइएगा कि आप ठीक है जितने मर्जी दावे कर लें, इसमें कोई शक नहीं है, हम एक्सपोर्ट्स से देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आम बंदा ये कहता है कि जितनी चीजें आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, रेमिटेंसेस बढ़ गई, टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, ये हो गया, ये हो गया, वो कहता है मुझे कब रिलीफ मिलेगा, मुझे कब जो है वो महंगाई से थोड़ा सा सुख का मुझे सांस लेना होगा, कब बिजली की कीमतें कम होंगी, कब गैस की प्राइसेस कम होंगी, कब पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखें सदीक जान, इसमें यू कैन से इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये चीज़ें लंबा चलना है। ये आप कह लें कोई शॉर्ट साइकिल नहीं है, ये लंबा साइकिल है। पहली बात ये है कि यहाँ पे तबके देखें कौन कौन से हैं। यहाँ पे 83 लाख घराना है किसानों का। 83 लाख घरानों को आप 4 करोड़ गिन लें, 5 करोड़ लोग तकरीबन होंगे। 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी जो है वो तो बेहतर हुई है डेफिनेटली, कि उनको कभी अपनी फसल का, उनको प्रोड्यूस का रेट नहीं मिला था, उनको रेट मिला, उनकी इनकम बढ़ी है। दूसरा तबका आपके पास को 1 करोड़ लोग, 10.5 मिलियन लोग हैं जो इस मुल्क से बाहर गए हैं, जो बाहर हैं, जिनकी रेमिटेंस हैं। ये जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ है और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हुई है, तो उनको भी उसका फ़ायदा हुआ है। सो 4-5 करोड़ लोग वो हैं। इसमें ओवरऑल अगर देखें तो वो किसानों में भी हैं, वो जो बाहर गए हैं वो भी, ये इसमें मतलब डबल काउंटिंग ना हो जाए। फिर इसमें हमारे यहाँ को 42 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 42% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, और तकरीबन कुछ 4 मिलियन लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो फिल्थी रिच हैं। सो 42% का मतलब है कि यहाँ पे तकरीबन कोई यू कैन 96 मिलियन लोग, 9 करोड़ 60 लाख ऐसे लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हैं, और कुछ 40 लाख लोग हैं जो फिल्थी रिच है। इसमें ऑलमोस्ट यू कैन से कि इट्स अराउंड 10 करोड़ लोग। सो इन लोगों का इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू जो आपने सैलरीड क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में वो तबका है कि जिसकी इनकम उस लेवल पे नहीं बढ़ी, लेकिन जो महंगाई हुई है उस महंगाई का वो शिकार जरूर हुए हैं। और महंगाई में जो ही आप तरक्की करते हैं तो आपके पास खुराक से भी ज्यादा एनर्जी अहम हो जाती है। मसलन जस्ट मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की ज़राअत बहुत बड़ी ज़राअत है। पहले, आजकल चाइना की ज़राअत बड़ी है, दुनिया में सबसे बड़ी, लेकिन पहले अमेरिकन ज़राअत बड़ी होती थी। मुझे स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बुलाया, उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी सारी। तो आप कह लें कि जब स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे ब्रीफिंग दी तो उस वक्त मैं 2011 की बात 2011 की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन जो ज़राअत का शेयर था जीडीपी में 1% था, और एनर्जी का शेयर 9% था। जीडीपी में एनर्जी का शेयर 9% था। सो जब जो ही आप तरक्की करते हैं तो एनर्जी का शेयर बढ़ जाता है। इस साल अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि दुनिया में एनर्जी ज़्यादा महंगी हुई। आपकी यू कैन से कि LNG ऑलमोस्ट कुछ 4-5-6 डॉलर की होती थी MMBTU, आजकल 20 से ऊपर है, तकरीबन 40 से वापस आई है, फिर दोबारा ऊपर जाने के चांस है इसका। आपका तेल महंगा हो गया, कोयला 2.5 गुना महंगा हो गया। इस वक्त चाइना की जो इंडस्ट्री बंद हुई है कोयला ना होने की वजह से हुई है। कोयला ना होने की वजह से उनकी पावर जनरेशन कम है। सो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसपे आप तकरीबन कुछ 70% से अबव आप इंटरनेशनल जो एनर्जी उस पर डिपेंडेंट है। एक जो हमारी लोकल एनर्जी थी वो थी आपकी बिजली।
वैसे ये बड़ी बिजली हैरान में बात है अनफॉर्चुनेट कि ये चीमा हुआ साहब ने कि इस वक्त आपकी रुपए की installed डेप्रिसिएशन capacity जो को है भी 40,000 फायदों मेगावाट में है। गिनवा दिया। जी मैं कह रुपए की कदर कम होने को भी आपने फायदे में 40,000 गिनवा दिया मेगावाट वैसे। आपकी नहीं, जहां जिसके साथ जो हुआ है उसे गिने। जैसे देखें, इस बात को पूरी तरह अंडरस्टैंड करें है क्या, इस बात को आप अंडरस्टैंड करें कि है क्या, कि कौन कौन से तबके हैं जिनको फायदा हुआ और कौन कौन से तबके हैं जो पिसे हैं। डेफिनेटली इसमें जो भी आप कह लें कि सैलरी तबका इसमें उसको नुकसान हुआ है, और दूसरा जो आप कह लें कि जिस सैलरीड ही जो लोअर मिडिल क्लास था, जो टेक्सटाइल में था उसकी थोड़ी इनकम बढ़ गई, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था उसकी इनकम बढ़ गई, जो किसान के पास काम करता था जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी होती थी आजकल 900 रुपए दिहाड़ी है उसकी 50% इनकम बढ़ी है, लेकिन फिर भी पर वो तंग है। सो मैं समझता हूं कि जब आज के दौर में जब एनर्जी ज्यादा अहम हो गया, कंपोनेंट हो गया या इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया एनर्जी, जब यू कैन से, तो उस वक्त लोग इस वक्त अगर आप कहें कि परेशान नहीं है या उनको परेशानी नहीं है तो बात गलत होगी है। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि हमने क्या किया। के शोबे के हवाले खुदा से न खास्ता बहुत कहीं सारी हमारी वजह से तो नहीं है, खुदा न खास्ता कहीं हमारी इनकम्पिटेंसी की वजह से तो नहीं है, ठीक है सर, कहीं हमारी आपसे करप्शन ज़राअत की वजह के से तो नहीं हवाले है, से हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की वजह से तो नहीं है, चिमा ऐसा साहब, नहीं है। ज़राअत के हवाले से आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी, लेकिन वहां से हटकर इलेक्शन की तरफ आपको भेज दिया गया, वो भी खैर समहाउ नहीं हो सका। तो आप नहीं समझते कि आवाम के साथ ये ज्यादती है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी? आप अपने एक्सपेक्टेशन को कायम रखें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बड़े आप कह लें कि बड़े कंसर्न है इसके बारे में। मैं काम कर रहा हूं जी वहां पे, यू कैन से कि मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन प्लस माइनस मैं काम कर रहा हूं। सो यू कैन से कि मैं कहीं नहीं गया, इधर ही हूं। तो हम ज़राअत के हवाले से या फूड के हवाले से जो हमने वादे किए हुए थे वो हम पूरे करेंगे। फूड में देखें, ये ज़राअत जो है इसमें 4 काम आपके करने हैं, 4 काम इसने करने हैं। इसने इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देना है, इसने महंगाई को कम करना है, और इसने फूड, फीड एंड फाइबर देना है। ये चूंकि इतना सेंसिटिव काम हो गया है, और जब स्पेशली मैं आपको एक जस्ट इसका एक लिंक बताऊं या एक रिलेशनशिप बताऊं, तो दुनिया में जितनी इनकम बढ़ती है उतनी खुराक की किल्लत बढ़ जाती है, हम खुराक लेना ज्यादा शुरू कर देते हैं। हमारे पड़ोस में चाइना 137 या 140 करोड़ का मुल्क अमीर हुआ, फिर ये आपका मिडिल ईस्ट जो है अमीर हुआ है, अभी साथ रशिया और यूक्रेन का इलाका जो अमीर हुआ है। तो जब ये रिच जो दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो आप जो गरीबों के लिए स्पेस कम होती जा रही है खुराक की, अगर ये खरीदने भी जाएं तो इनके लिए स्पेस कम होती जा रही है। लिहाजा लोकल प्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। ये जितना नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा या उतना ही इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी है। ऐसा ही है सर, आपसे आवाम की, हमारी, हम सब की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। टाइम कम है, 17 मंथ्स है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आवाम की बहुत ज्यादा है, काम अभी बहुत सारा है जो करना है। अब देखेंगे कि हुकूमत किस तरह से और कितना परफॉर्म करती है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ब्रेक का टाइम है ना, अब ब्रेक के बाद बात करेंगे सहाफियों को हरासा करने के हवाले से जो आज इस केस की समाअत हुई है, क्या अहम दलाइल सामने हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हरासा करने के हवाले से आज खुद नोटिस केस पर समाअत हुई है। सबसे पहले सिद्दीक ये बताइए कि आज की अहम प्रोसीडिंग जो थी उसमें क्या क्या अहम पॉइंट्स सामने आए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा केस है, और ये बेंच बनाया था कायम काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उस वक्त जस्टिस उमर बंदियाल साहब, उन्होंने ये बेंच बनाया था। और ये बेंच जो है वो 3 काबिल तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल है। इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब। इस बेंच के सामने बहुत इंपॉर्टेंट नुकात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। जर्नलिज्म क्या है, आज़ादी इज़हार राय क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, हदूद क़यूद क्या है, सोशल मीडिया के हवाले से लॉज क्या कहते हैं, FIA ने क्या करना है, साइबर क्राइम ने क्या करना है, मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, मीडिया की क्या हदूद क़यूद है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन आज इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी था कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जहीर खान साहब ने आज दलाइल का आगाज जिस मामले से किया, अब वो एक ऐसा शर्मनाक पहलू है जिसके बारे में उन्होंने जजेस की तवज्जो दिलाई और जिस पर जजेस ने इज़हार नापसंदीदगी किया। और वो ये है कि उन्होंने अदालत को ये बताया, जजेस को ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, जो कि सियासत में नहीं है, जो कि कोई सियासी तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद उनको जो है तजियों में, तबसरों में, फेक न्यूज में उनको लाया जाता है, उनके खिलाफ बड़ी सतही किस्म की सोशल मीडिया पर बिल्कुल सतही किस्म की बातें की जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी किसी तौर पर भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और वो किसी हद तक कामयाब भी रहे,
कि ये आजादी इज़हार राय में नहीं आता, ये आजादी सहाफत में नहीं आता। एक पब्लिक फिगर है, इमरान खान साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आप तनकीद कीजिए, आप जायज तनकीद कीजिए, नाजायज भी करनी है कीजिए। आपने इमरान खान साहब की हुकूमत की खबर देनी है दीजिए, इमरान खान के किसी वजीर के ऊपर करप्शन की खबर देनी है दीजिए, लेकिन उनकी अहलिया को इससे अलग रखिए। उनकी अहलिया के हवाले से जिस तरह की चीजें आप मीडिया में की जा रही हैं, और फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के हवाले से खबर चलाई गई टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात में लगाई गई कि जो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है उनका नाम जो है वो किसी जादू टोने के जरिए जो है वो सामने आया और लाया गया है। तो उन्होंने कहा ये किस तरह की सहाफत हो रही है, ये आजादी इज़हार राय है, ये सहाफत है, ये जर्नलिज्म है। और इस पे उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि उस हवाले से एफआईए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के हवाले से किस तरह की ऐसी सतही और गलीज चीजें बताई गई हैं जो कि मैं यहां पर प्रोग्राम में बता भी नहीं सकता, हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें वो की गई हैं। उस पर जजेस ने ये कहा, उन्होंने कहा जिस तरह की चीजें बहुत घटिया है, लेकिन हमारे यहाँ डेफामेशन लॉज जो है वो बहुत कमजोर हैं, जिस वजह से कार्रवाई नहीं होती। ये बात जजेस ने भी इस बात को तस्लीम किया। और ये उन्होंने कहा, काजी अमीन साहब ने, उन्होंने कहा बात यह है कि हम इंग्लैंड की बात करते हैं कि वहां पर आजादी इज़हार राय बहुत ज्यादा है, जिसके लिए हम जिसके हवाले देते हुए मरे जा रहे होते हैं कि यूके यूके यूके। उन्होंने कहा वहां पर ये जो यहां पर ये चीजें की जा रही हैं, इस तरह की चीजें अगर वहां पर की जाए तो ऐसे केसेस बनते हैं कि घर तक नीलाम हो जाते हैं, सजाएं होती हैं। यहाँ पे सजा चीजें हैं। देखिए, यानी वहां पर आजादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की फैमिली लाइफ को डिस्कस करें, आप किसी की प्राइवेसी के खिलाफ जाएं, आप झूठी खबरें दें। लेकिन यहां पे तो बदकिस्मती ये है, जैसे प्रोग्राम के हमने शुरू में कहा कि पीएमडीए आ रहा था मीडिया को, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर तमाम जो इस निजाम के बेनिफिशियरीज हैं फेक न्यूज के, इस सारे प्रोपेगेंडे के, जो बैरूनी ताकतों के कहने पर यहाँ पर मुहिम चलाते हैं और ये सारे कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ करते हैं, वो सारे उन्होंने रोला डाल दिया। तो ये सबसे मेरे ख्याल आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो है वो बात कही कि जो देखें, आप इस निजाम को देखिए, इस निजाम का अलमिया देखिए कि इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत कौन है? प्राइम मिनिस्टर है आपके। प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत कौन सी हैं? आपके आर्मी चीफ हैं, उसके बाद आपके यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। आपके इन तीनों शख्सियत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ रहे हैं उमर बंदियाल साहब, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया। और मैं आपको बताऊं, जिस यूट्यूब चैनल ने प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, उसी यूट्यूब चैनल ने उमर बंदियाल साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। इदारे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा। आप कैसे साइबर क्राइमिंग आर्मी चीफ के हवाले से यूट्यूब पे जो कुछ किया गया है, उनके असासों जायदादों के हवाले से झूठी खबरें दी गई हैं। साइबर क्राइम के जो इदारे हैं वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनका ये काम है कि उन्होंने ये चीज मॉनिटर करके एक्शन लेना है, या वो इस चीज का वेट करते हैं कि कोई आके इसको रिपोर्ट करे? मसला यह है कि एफआईए का साइबर क्राइम विंग ही है जिसने ये सारा मैस क्रिएट किया है, जिस तरह से वो गलत कार्रवाइयां करते हैं। मैं कहता हूं कि जो आज एफआईए ने एक रिपोर्ट जो सबमिट करवाई है सुप्रीम कोर्ट में, 224 सफात की रिपोर्ट है, जो कि मैं समझता हूं पिछले एक साल में अगर एफआईए के साइबर क्राइम विंग को एक अच्छा काम किया तो वो यही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं समझता हूं कि तमाम जजेस को भिजवानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस को पढ़नी चाहिए, हाई कोर्ट के तमाम जजेस को पढ़नी चाहिए, ताकि उनको पता चले। और ये अतर मिल्ला साहब को भी पढ़नी चाहिए सारी रिपोर्ट, जिनके पास सबसे ज्यादा केसेस हैं, ताकि पता चले कि आजादी इज़हार राय नहीं है, ये आजादी सहाफत नहीं है, ये गलाजत है, ये खबासत है, ये एक मुहिम है स्कैंडलाइज करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की अहलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा है। जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो जुमले यहां नहीं पढ़ सकता जिस तरह के उनके ऊपर इल्जामात हैं, जिस तरह से उनको इन्वॉल्व किया जाता है। मुझे बताएं, मरियम नवाज साहब तो सियासत में है, उनकी एक और बहन है जिनका नाम भी मैं सही तरह मेरे इस्मा नवाज उनका नाम है, कभी उनका नाम हमने लिया नहीं लिया, क्योंकि वो सियासत में नहीं है। जो खातून सियासत में नहीं है, और यही बात अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कही है, तो ये मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस पे वड़ाई साहब से भी जल्दी हम ले लेते हैं। मैं चाहूंगी वड़ाई साहब आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा, क्या समझते हैं जिस तरह की ये सारी इस वक्त सोशल मीडिया पर मुहिम चलती है, साइबर क्राइम को खुद इसको मॉनिटर करना चाहिए, या उनको ये वेट करना चाहिए कि कोई आए उसको रिपोर्ट करे तो ही वो इस पर आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू करे? देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अभी ये डिबेट चल रही है कि जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का जो चैलेंज है, इससे कैसे निपटना है, और कवानीन कौन से बनाए जाने हैं जो आज़ादी इजहार पर जिनसे कदगन ना लगे। क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी भी पॉलिटिक्स पर और लोगों की इंडिविजुअल जिंदगी से मुतल्लिक जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, तो अभी ये कानून बना देने से मामलात हल नहीं होंगे। ये इसी तरह चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी। मामलात अदालतों में हैं, ये एक डिबेट हो रही है, हुकूमत कोई कानून बनाने जाती है तो उस पर शोर मच जाता है। अब वो जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो कानून बन रहा है, वो जब उसमें फेक न्यूज पे बात होती है तो शोर मचना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब सोशल मीडिया से मुतल्लिक कवानीन बनते हैं तो जी ये कहा जाता है
कि देखें जी यहीं पर आजादी से बात हो सकती थी, वो भी नहीं बनने दिया जाता। मैं समझता हूं कि FIA के साइबर क्राइम विंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वक्त के साथ साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और अदालतों में ये चूंकि मामलात हैं, खुद हुकूमतें, अदालतें, ये दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, ये परेशानी है बहुत बड़ी। एक तो हमें लॉ को थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको चेंज करने की भी जरूरत है। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।